सबसे पहले तो सभी साथियों का धन्यवाद। एक छोटे से मैसेज पर सभी पत्रकार छायाकार साथी यहाँ पर पहुँचे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर हम इस प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मुद्दा पहले भी उठाया गया है, परंतु कुछ राजनीतिक लोग और कुछ अधिकारियों की दखलंदाजी के कारण इस मुद्दे में न्याय मिलना तो दूर की बात है, जो है एक बड़ी कार्रवाई है इसी मामले को लेकर जल्द ही होने वाली है। मैं उससे पहले आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा कि कुछ समय पहले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक कच्चा कर्मचारी सचिन शर्मा नाम के कर्मचारी ने जो है कुछ अधिकारियों से मजबूर होकर जो है रिश्वत उन अधिकारियों ने ली थी और वेतन न मिला और उसके बाद जो है नौकरी से हटा दिया था, इसलिए आत्महत्या की थी। उसी मुकदमे को लेकर, उसी मामले को लेकर हम आज दोबारा से रूबरू हो रहे हैं। उसमें कुछ नए पहलू और कुछ नए तथ्य हमें उजागर करने हैं। उससे पहले मैं हमारे उस साथी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी माताजी हमारे बीच में बैठी हैं और वो मीडिया के माध्यम से सरकार व प्रशासन से, अधिकारियों से न्याय की अपील करती हैं, क्योंकि 7 महीने का समय हो चुका, न कोई गिरफ्तारी हुई है न कोई कार्रवाई हुई है। बाई नेम जो है FIR दर्ज है शिवाजी कॉलोनी थाने में, 680 नंबर FIR है और सुसाइड नोट में उन अधिकारियों के नाम है, रिश्वत के आरोप हैं, परंतु कोई कार्रवाई होना तो दूर की बात है। जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में जो सचिन शर्मा है, उनकी माताजी हमारे बीच में बैठी हैं और आपके माध्यम से वो सहयोग की अपील करती हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। एक बार ये अपने विचार रखेंगे, उसके बाद में विस्तार से कुछ अन्य जो तथ्य हैं वो आपके बीच में रखूँगा। बताओ दीजिए। नमस्कार जी। सबसे पहले बस थोड़ी आगे आ गया इस तरफ थोड़ी सी हेलो, तेज बोलो थोड़ा। हेलो जी बोलो तेज। हाँ, मैं सचिन की मदर हूँ, क्योंकि 7 महीने मेरे बेटे को हो चुके हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने हर एक जगह जा चुकी हूँ, मुख्यमंत्री से मिली, SP से मिली, शिवाजी कॉलोनी थाने में भी सब हमें परेशान करते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से हमें भी धमकी दी जा रही है कि तूने मान ले राजीनामा नहीं किया तो तेरे को भी एक कच्ची नौकरी उससे भी निकाल दिया जाएगा। और मेरे पास 3 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। कमाने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। तो कौन है इसमें का आरोपी? कौन क्या नाम है? FDO बलजीत और अजमेर और कमलजीत है और VC साहब उनका साथ दे रहे हैं। तो आप VC से मिली हो इस मामले में? मैं सबसे मिल चुकी हूँ, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो वजह क्या थी इसमें? किस कारण से क्या दबाव डाल रहे थे? दबाव कास्टिजन का था जी। किसका था? कास्टिजन का। मेरा बेटा ब्राह्मण था, ठीक है, हमेशा टॉर्चर करते थे उसे कि यहाँ पे जाटों की चलती है। हाँ जी, सभी मैडमों ने भी बोला, उनको सब ने कहा, इतना हरासमेंट कर रखा था, उसके 50,000 रुपये रिश्वत भी ले रखी थी। और अब कह रहे हैं हमारा कोई इससे लेना देना नहीं था, क्योंकि हमारे पास घर में 1-2 रिकॉर्डिंग भी है मेरे बेटे की और मेरी भी, जो ये कह रहे आज नहीं तो कल बुला लेंगे, कल नहीं तो परसों बुलाएंगे। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर झूठी दिलासा क्यों दी इसको? नहीं, सब झूठ है। मेरे साइन करके कहीं भी जाती, कह रहे मामला खत्म हो गया है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। झूठ पे झूठ। मैं अकेली और कहाँ पे जाऊँ ये बताओ आप। इस मामले में एक और जो है खुलासा, रजनी, इस हाँ मामले में एक जो मुख्य पहलू है जो है नज़रअंदाज हो गया था, वो ये है कि आज जिस तरीके का माहौल रोहतक में, विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश में है, कहीं परशुराम मंदिर बनाने की बात चल रही है, कहीं कोई और मुद्दा है, परंतु किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे से सबसे पहले जरूरी है न्याय। एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हुई, हरियाणा प्रदेश में
कई सांसद और विधायक जो है ब्राह्मण समाज से हैं, परंतु आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि गरीब परिवार से संबंध रखता था, इसलिए जो है आज इसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। और इसकी पैरवी क्यों नहीं की गई? जो जातिवाद की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, अरविंद शर्मा सरीखे जो लोग कर रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु पर एक शब्द बोले? क्यों नहीं इसके परिवार को न्याय दिलाया गया? उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो कारण ये है क्योंकि जिस व्यक्ति का सुसाइड नोट में और एफआईआर में नाम है, मैं यहां एफआईआर दिखाना चाहूंगा, बलजीत सिंह एसडीओ, ये वाइस चांसलर के कैंप ऑफिस में ओएसडी के पद पर तैनात हैं और वाइस चांसलर साहब उनका बचाव कर रहे हैं, परंतु रोहतक से ही सांसद अरविंद शर्मा जो ब्राह्मण समाज से ही हैं और मृतक भी ब्राह्मण समाज का एक पुत्र था, तो ऐसा क्या कारण रहा कि अरविंद शर्मा ने एक शब्द बोलना तो दूर की बात है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनको न्याय दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? उसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु को अरविंद शर्मा ने 90,000 रुपये वेतन की एक नौकरी में बेच दिया। अरविंद शर्मा ने जो है इस मामले में हस्तक्षेप करके न्याय दिलाने की बजाय अपने रिश्तेदार को, अपने जीजा कर्नल राजवीर सिंह को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नियम पर ताक पर रख के एक नौकरी दिलाई और वाइस चांसलर ने नौकरी उसके रिश्तेदार को लगाकर अरविंद शर्मा की बोलती बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से एक रिश्वत दी गई ताकि अरविंद शर्मा किसी भी मामले में, विशेष रूप से इस मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, कर्नल राजवीर सिंह जो है ये सिक्योरिटी कंसल्टेंट की पोस्ट पे है, जो कि नियमों के विरुद्ध है, यूनिवर्सिटी कैलेंडर के अगेंस्ट है, यूनिवर्सिटी कैलेंडर के अगेंस्ट है और हरियाणा सरकार के भी नियमों के विरुद्ध है। बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी इंटरव्यू के और बिना किसी अन्य तरीके के सीधा नियुक्ति पत्र दिया गया, सीधी नियुक्ति की गई और 90,000 रुपये मासिक वेतन वो आज ले रहे हैं। इसलिए अरविंद शर्मा ने अपने रिश्तेदार की नौकरी के लिए एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु का सौदा किया, इसलिए उन्होंने एक शब्द नहीं बोले। वो आजकल जातिवाद को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु मैं तो उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, उम्र में भी बड़े हैं, राजनीतिक रूप से भी पूरा अनुभव रहा है उनका, वो मंदिर बनवाए, हमें कोई एतराज नहीं है। और जो ब्राह्मण समाज की जो जमीन है, निसंदेह उस पर उस समाज के लोगों का अधिकार है और सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस देनी चाहिए। वहां कोई शिक्षण संस्थान बनना चाहिए, कोई स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। हम तन मन धन से इस मुद्दे पर जो है समाज के भी साथ हैं और इस मुद्दे को उठाने वाले लोगों के भी साथ हैं, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एक गरीब ब्राह्मण के बेटे ने जिन लोगों के कारण आत्महत्या की, उसको न्याय मिलना चाहिए। आज 7 महीने का समय हो गया, बाई नेम एफआईआर दर्ज है, सुसाइड नोट की कॉपियां हैं, उन कॉपीज में जो है नाम लिखे हुए हैं। या तो उस बच्चे ने इनसे मजबूर होकर आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर किया गया है, ये जांच का विषय है। ये किस पद पे था? ये माली के पद पर कार्यरत थे, परंतु अरविंद शर्मा सरीखे लोग जो दोगली राजनीति करते हैं, ये 24/10/2021 को जो है एफआईआर है मेरे हाथ में, थाना शिवाजी कॉलोनी, एफआईआर नंबर 680। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दोगली राजनीति अरविंद शर्मा? बिल्कुल दोगली राजनीति। मैं खुले रूप से नाम लेना चाहूंगा अरविंद शर्मा का। अगर उनके जीजाजी वाइस चांसलर के द्वारा नौकरी नहीं लगाए जाते तो मैं मान के चलता हूं कि वो इस मुद्दे को जरूर उठाते और इस परिवार को न्याय मिलता, क्योंकि एक नौकरी में उन्होंने अपने ही समाज के एक नौजवान साथी की मृत्यु का सौदा कर लिया। कब लगाए गए कर्नल राजवीर सिंह को लगे काफी समय हो गया और 90,000 रुपये वेतन पर मंथ वो आज ले रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध भी है। अपॉइंटमेंट भी फर्जी थी और मैं आगे भी दावा करता हूं
इस मामले में अरविंद शर्मा एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, मैं पहले दावा करता हूं। मैं 72 घंटे का समय देता हूं अरविंद शर्मा को। इस मुद्दे पर अगर वो एक शब्द भी बोलते हैं तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी बोलती जो है बंद कर दी एक नौकरी पे। उनको अपने परिवार का सदस्य, अपने रिश्तेदार को लगवाना इतना महत्वपूर्ण था, ना कि समाज के गरीब परिवार के बेटे को न्याय दिलाना। ये क्या ये नौकरी आत्महत्या से पहले से ही लगी हुई है उनकी या बाद में अपॉइंट? ये लगभग एक समय की ही बात है। ये मुद्दा इनशो के द्वारा पहले भी उठाया गया था, परंतु हमें उम्मीद थी और हमने परिवार को भी ये कहा था कि राजनीतिक रूप से जो लोग सक्षम हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने वोट देकर जिन लोगों को विधानसभा में या पार्लियामेंट में भेजा है, उनसे मुलाकात करके न्याय की गुहार लगानी चाहिए। और पीड़ित परिवार ने सभी राजनीतिक रूप से सक्षम जो लोग हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, उन लोगों से मुलाकात भी की, सुसाइड नोट भी दिया और अन्य जो सबूत थे वो भी दिए, परंतु न्याय देना तो दूर की बात है। मैं इस मामले में एक और खुलासा करना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिन के अंदर इस मुकदमे को ही रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी राजनीतिक अप्रोच जो इस मामले में आ चुकी है। उसका भी मैं खुलासा करूंगा जब ये FIR कैंसिल करने की जो प्रक्रिया चल रही है। यह मुकदमा ही कैंसिल किया जाएगा। ये FIR की कॉपी है मेरे पास, हो सकता है ये कॉपी बहुत जल्दी ही वेबसाइट से भी हटा दी जाएगी, पुलिस के रिकॉर्ड से भी हटा दी जाएगी। मैं आप सभी साथियों से, जो लोग सक्षम है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने जिन लोगों को चुनकर भेजा था, पार्लियामेंट में बिठाया था, और उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जिस समाज की दुहाई देकर वो लोगों से वोट अर्जित करते हैं, उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि वो न्याय दिलाएं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के हर उस व्यक्ति को जो पीड़ित है। परंतु अरविंद शर्मा जी अपनी वोट की राजनीति चमकाने के लिए लगे हुए हैं। उनको किसी पीड़ित से, किसी न्याय से या किसी मृतक के परिवार से कोई किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। इस मामले में आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, तो क्या पुलिस से बात की है? कहाँ तक जांच पहुंची? अगर कुछ उनकी तरफ से भी कुछ आप लोगों ने बात की हो कि भी कहाँ तक जांच है, क्या गिरफ्तारी में क्या दिक्कतें आ रही है? जब ये FIR दर्ज हुई थी तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कर्मचारी द्वारा ये आत्महत्या करने के कारण, जो कि जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अधिकारी ही इन्वॉल्व थे, तो हमने इस मुद्दे को उठाया था और इनसो ने उस मुद्दे को उठाया था। उसका परिणाम ये आया था कि उन लोगों के खिलाफ 22 में FIR दर्ज हुई थी और ये मामला नहीं दबाया गया था। उसी समय मामला दबा दिया जाता अगर इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे को नहीं उठाती, क्योंकि बड़ी पहुंच के लोग जो है उनका बचाव कर रहे हैं। वाइस चांसलर राजवीर सिंह सरीखे लोग जो उनके बचाव में खड़े हैं, अरविंद शर्मा सरीखे लोग उनके बचाव में खड़े हैं, और भी कुछ लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले को दबाना चाहते हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच के नाम पर फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। 7 महीने में किसी तरह की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी होना तो दूर की बात है। बलजीत सिंह जो OSD के पद पर अतिरिक्त पदभार उनको मिला हुआ, कार्यभार मिला हुआ है, उस पद से भी पदमुक्त वाइस चांसलर ने उनको नहीं किया, क्योंकि वो वाइस चांसलर राजवीर सिंह का एक कमाऊ पूत है। उनके अच्छे और बुरे कार्यों में वो सहभागी है और राजवीर सिंह ने एक नौकरी देकर सांसद अरविंद शर्मा की बोलती बंद कर दी। परंतु मैं तो एक कहना चाहूंगा अरविंद शर्मा जी से कि एक नौकरी सब कुछ नहीं होती। जिनका बेटा गया है उनको न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अरविंद शर्मा तो अगर इस सरकार में उनकी चलती नहीं कुछ, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर एक चुने हुए सांसद की सरकार में नहीं चलती तो उनको इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप। राजनीतिक रूप से हम कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। हम सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। फिर भी हम लगातार मुद्दों को उठाते रहे हैं, लगातार लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। अगर अरविंद शर्मा जी की नहीं चलती तो मैं इस परिवार के साथ धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं। क्या अरविंद शर्मा तैयार है? जब यह परिवार कहेगा मैं इस परिवार के साथ धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं, मौजूदा सरकार के खिलाफ भी धरने बैठने के लिए तैयार हूं और उन अधिकारियों और प्रशासन के उन बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी बैठने के लिए तैयार हूं जो इस परिवार को न्याय दिलाने में बीच में बाधा बन रहे हैं। क्या अरविंद शर्मा तैयार हैं? एक ब्राह्मण के बेटे को न्याय दिलाने के लिए क्या वो धरने पर बैठेंगे?
ये सवाल मीडिया के माध्यम से मैं उनसे पूछना क्या प्रदीप आपने इस मामले में उप मुख्यमंत्री से भी बात की है, क्योंकि आपकी पार्टी के लीडर हैं दुष्यंत चौटाला, वो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है। हमारी प्राथमिकता थी, हमने जो है इस मुद्दे को उठाकर प्रदर्शन करके और जो भी प्लेटफॉर्म था उस पर इस आवाज को उठाकर हम इस मुकदमे को इस स्टेज तक लेकर आए थे कि हमने बाई ने मुकदमा दर्ज कराया था और जो सुसाइड नोट थे उनको जो दबाने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु हमने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया था। हम इस यहाँ तक लेकर आए थे और हमें उम्मीद थी कि अब इस परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि बाई ने मुकदमा दर्ज हो चुका है, आगे की कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। परंतु उसके साथ साथ ये भी जरूरी था कि एक बार वो जनप्रतिनिधि जिनको रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने या रोहतक विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुना था, उनके संज्ञान में ये मामला होना चाहिए था। और पीड़ित परिवार ने सभी के साथ मुलाकात की, सभी के संज्ञान में ये मामला लेकर आए, ज्ञापन सौंपे, एफआईआर की कॉपी सौंपी, सुसाइड नोट सौंपे। क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने खुद जेजेपी से इलेक्शन लड़ा है रोहतक लोकसभा का, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, क्या वो एसपी को दिशा निर्देश दे करके इस मामले में कार्रवाई नहीं करवा सकते? क्योंकि वो डिप्टी सीएम है। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम हैं। मैं बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इस परिवार ने मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया था, जो है मृतक हमारा नौजवान साथी था उसकी माताजी को, हमारे साथ में बैठी है, ये बिल्कुल इस बात को दुरुस्त करेंगी। एसपी साहब को स्पेशल डायरेक्शन दी गई थी कि इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तो फिर क्या परंतु कैनाल रेस्ट हाउस में इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की थी, सभी प्रमाण सौंपे थे, एफआईआर की कॉपी सौंपी थी, सुसाइड नोट सौंपा था और अन्य प्रमाण भी सौंपकर उनको अवगत करा था पूरे मामले से। और इनके सामने ही मुख्यमंत्री महोदय ने ये डायरेक्शन दी थी एसपी रोहतक को कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आज हालात ये हैं कि इस मुकदमे को ही कैंसिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मैं इसीलिए आज आप लोगों के बीच में ये हमारे माध्यम से आपके बीच में पहुंची है और आपसे न्याय की गुहार कर रही हैं कि आप इस आवाज को उठाएं। तो पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई खुलासा तो करे कि क्या कारण है। एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण गंवा दी, ना कोई गिरफ्तारी हुई ना कोई कार्रवाई हुई। जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं। कुछ लोग शेख चिल्ली की तरह सपनों में मुख्यमंत्री बनकर सोने के सपने देख रहे हैं, परंतु अपने ही समाज के गरीब परिवार के बेटे को न्याय दिलाने से पीछे हट जाते, क्योंकि एक 90,000 रुपए वेतन की एक नौकरी में जो है उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। अगर मेरे द्वारा लगाया गया कोई भी एक भी आरोप सत्य न हो तो मैं राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। अमरजीत जी, राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। उनका संबंध है तो ये जो कर्नल राजवीर सिंह, आप दुरुस्त कीजिए इस बात को। कर्नल राजवीर सिंह को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट दी गई है। इसके अतिरिक्त वो अरविंद शर्मा के सगे जीजाजी हैं। इसके अतिरिक्त 90,000 रुपए वेतन है। और अरविंद शर्मा को आज दावे के साथ आपके बीच में कह के जा रहा हूं, इस मामले में न्याय दिलाना तो दूर की बात, एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको एक नौकरी देकर उनकी बोलती बंद कर रखी है। उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो आत्महत्या से पहले हुई है या बाद में हुई है? सबसे पहली बात तो ये है, उनकी अपॉइंटमेंट जो हो पहले हुई थी। जेडी ऑडिट के द्वारा उनका वेतन रोक दिया गया था, कोई वेतन नहीं दिया गया था और ये मामला उजागर हुआ था, मीडिया के माध्यम से उठाया गया था। परंतु फिर वेतन भी जारी किया गया, ये मामला उठ गया। उसके बाद जो है उनको ओबलाइज करने के लिए, अरविंद शर्मा जी को ओबलाइज करने के लिए उनके रिश्तेदार को जो है वेतन भी दिया गया, उनके रिश्तेदार को जो है नौकरी भी दी गई और उनके रिश्तेदार को जो है सभी नियमों को ताक पर रखकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कोर्स को दोनों हाथों से लुटाया गया। अब इनसो प्रदेश की एक बहुत बड़ी छात्र इकाई है। ये कहा जाता है कि हरियाणा के गृह मंत्री सबसे दबंग हैं और पुलिस उनके अंडर है। क्या अनिल विज जी से आपने इस मामले में बात करने की कोशिश की है कि कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या बात करने की कोशिश की आपने? अब तक पीड़ित परिवार जो हो मुलाकात कर रहा था, हमारे से हम एफआईआर करा के निश्चिंत हो गए थे कि मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस अपना काम करेगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी जांच पूरी होने के बाद।
अब इन्होंने हमारे संज्ञान में ये मामला डाला है, तो हम हर प्लेटफॉर्म में इस मुद्दे को उठाएंगे। हरियाणा प्रदेश के हर जिले में इस मुद्दे को उठाएंगे, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हों, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हों। हर नेता के पास जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे और जरूर हम निश्चित रूप से ये न्याय दिलाकर रहेंगे। परंतु मैं तो उन लोगों के बारे में जरूर बताना नहीं, चाहता वो हूँ आपकी बात सही है। जिन क्या लोगों ये को मिली है अरविंद शर्मा से? सर एक मिनट हाँ, एक मैं बार आप भी हाँ बता जी दीजिए। मैं बोलती हूँ। क्या आप मिली हैं मैं अरविंद? सबसे मिल चुकी हूँ। जी कई जो अमीर का बच्चा एक्सपायर कर लेता ना, तो गरीब बच्चे को उसी टाइम पूरे परिवार को उठा लेते। सभी मीडिया वालों को सभी को पता है। और एक जगह गई हूँ मैं, कृष्ण लोचब एसपी ने मेरे सामने ये बोला, कितनी FIR कहीं भी डाले, घूम फिर के हमारे पास आना मुकदमा, और इन लोगों का मैं कुछ नहीं होने दूंगा। क्या कभी ऐसा होता है? अगर कोई कहीं पे भी चोरी हो जाती है और कहीं छोटा सा क्राइम हो जाता है तो पुलिस उसी टाइम जाके गिरफ्तार कर देती है। और यहाँ पे मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी, आज तक कुछ भी नहीं होया, कुछ भी। एक तरफ जहाँ पे जाती हूँ धक्के के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। अरविंद शर्मा से मिले थे आप? हाँ जी, मैं सबसे मिलती क्या हूँ। बोले वो? कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री से मिली, एसपी साहब से सौंप दिया मेरे पास। एसपी ने दोबारा एप्लीकेशन डलवाई, कुछ भी कार्रवाई नहीं। बोले ये तो केस ही बंद हो चुका है। मेरे बगैर साइन की कैसे बंद हो सकता है? पूरी MDO में ये बोला जा रहा है राजीनामा कर लिया, तो मैंने आज तक साइन भी नहीं किया। मेरे बगैर राजीनामा कहाँ से हो गया ये बताओ। मेरे पास अभी उनकी वो है, SP, DSP, CM विंडो, हर जगह मैंने वो लगा दी। तो आप क्या कहीं भी इंसाफ नहीं मिला मुझे? अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम मैं ये उठाऊंगी, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, किसके लिए जीना मुझे? तो मैं तो यही आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पीड़ित परिवार जब एक परिवार का सहयोग सब कुछ खत्म करके हो इस जाता आवाज है, को क्या उठाएं। बचता है? एक बेटा मेरे पास, पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है हमारी। किसी साथी का कोई और मैं भी आपको सवाल- दिखाती हूँ, हर एक जगह मैंने एप्लीकेशन लगाई, 20 जगह लगा रखी है। हर एक जगह ये बोला गया है कहाँ से कहाँ तक अंडे की, घूम फिर के। पैसा है नहीं मेरे पास, ये देखो। मैं किसी के थ्रू मिलवाई थी किसी ने, तब मेरा बेटा एक्सपायर होया था। थोड़े दिन भी खुद दीपेंद्र भी मेरे घर पे गए थे, उस टाइम ये बोला था छोटे बेटे को जॉब और कहीं न कहीं तुम्हारा वो करवा देंगे। मैंने कहा मैंने जॉब नहीं, मैंने इंसाफ चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी होती है। कोई सवाल किसी साथी का? इतना मेहनती लड़का था, पूरी यूनिवर्सिटी में कभी किसी के साइन करवा को कर लिए। पहले माली का काम करता, ऊपर से इनका घर का भी काम करता था। जान कोई वैसे नहीं देता, जब मजबूर हो जाता ना तब देता है।